डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम H2O होल 6, यानी कि ये है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, आयन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको चार्ज दिखाई दे रहा होगा, +3 चार्ज भी है इसके ऊपर, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर बोल दे रहे हैं। तो अब देख लेते हैं इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें कैसा दिखाई दे रहा है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने ऑर्गल डायग्राम समझाया था आपको, और ऑर्गल डायग्राम एक कोरिलेशन डायग्राम होता है कि ऑर्गल डायग्राम में जो हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखते हैं, फिर उसको हम कोरिलेट करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख के आइएगा बेटा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O होल 6 exhibit one broad band at 2400 centimeter inverse with a shoulder at around 17400 centimeter inverse। मतलब कि ये यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है टाइटेनियम के एक्वा कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ हमें एक ब्रॉड बैंड दिख रहा है। ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर ये ब्रॉड बैंड है, इस तरह से ये यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, ये काफ़ी चौड़ा एक बैंड हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ब्रॉड बैंड बोल देते हैं। तो इसमें ब्रॉड बैंड में जो इसकी जो कहते हैं कि इसकी वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर ये दिखा रखी है, ये वाला पोर्शन जो है वो वेवलेंथ का है, जो 2400 सेंटीमीटर इनवर्स पर दिख रही है। और इसके साथ ही हमें एक शोल्डर दिखाई दे रहा है। शोल्डर हम कैसे बोल रहे हैं? देखो बेटा, अगर कोई पीक आपको ऐसे दिखती है सिंपल, ठीक है, तो ये सिंपल हमारा एक सिमेट्रिकल एब्जॉर्प्शन बैंड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी में थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा कहीं कर्व हो जाए और फिर ये थोड़ा चौड़ा दिखाई दे इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये इसका कहलाएगा कि ये शोल्डर है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि ये हल्का सा यहाँ पर कर्व लिए हुए है। ठीक है, मतलब एकदम इस तरह से सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये अनसिमेट्रिकल हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। और फिर इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्रीन एंड येलो लाइट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द वाइट लाइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब ये ग्रीन और येलो लाइट विजिबल रीजन में से ग्रीन और येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाइल द ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ द लाइट आर एमिटेड। और उसका ब्लू और रेड जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ये बात मैंने आपको सेकंड सेम में भी समझाई थी कि कलर हमें कैसे दिखता है कि जो भी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो एमिट होता है, और वही हमें दिखाई भी देता है। तो ब्लू रेड क्योंकि एमिट हो रहा है, तो ब्लू रेड मिलाकर क्योंकि पर्पल कलर दिखता है, तो सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लुक्स पर्पल। इसीलिए हमें ये जो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स आयन है ये हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इज वेरी वीक। इस बैंड की जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी वीक होती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन। देखिए, मैंने आपको डीडी सिलेक्शन रूल समझाए थे, तो डीडी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग उसमें एक स्पिन सिलेक्शन रूल था, दूसरा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल था। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के लिए क्या कंडीशन थी कि डेल्टा एल शुड बी +-1, यानी एल की वैल्यू में चेंज होना चाहिए प्लस या -1 से। यही एल क्या था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए, इसकी वैल्यू अगर हम लिखें, ये 0 1 2 3, तो 0 जब होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा छोटी क्लासेस में, जो हम क्वांटम नंबर पढ़ते थे, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अगर ये 0 वैल्यू है तो वो s ऑर्बिटल के लिए होती है, 1p के लिए होती है, 2d के लिए होती है, 3f के लिए होती है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है, क्योंकि हमें ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें डी ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, और डी ट्रांजिशन मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, तो एल की वैल्यू क्या हो रही है? एल की वैल्यू तो यहाँ पर 2 ही रह जाएगी। डी ऑर्बिटल है इसलिए हम एल की वैल्यू 2 ले रहे हैं। तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एल की वैल्यू में कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं कि ये लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन कैसे होते हैं कि अगर S से P में जाए, P से D में जाए इलेक्ट्रॉन, D से F में जाए, तो ये जो L की वैल्यू में चेंज होना चाहिए, मतलब वो होता है लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान L की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हमें कैसा दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, कि ये एक सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं, इसमें एक शोल्डर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब इसके क्या क्या रीज़न है, क्यों ये दिख रहा है हमें, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या दिखाना है कि जो हमने ये लिया हुआ है अपना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, टाइटेनियम +3 स्टेट में कैसे निकाला हमने, देखिए ये हमारा टाइटेनियम H2O होल 6 और इसके ऊपर था +3 चार्ज, ठीक। अब H2O आपको पता है कि न्यूट्रल लीगेंड होता है। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम सेंट्रल मेटल आयन की कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो क्योंकि ये तो हमारा न्यूट्रल लीगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें कुछ जीरो ही होती है, ठीक। तो टाइटेनियम की हम अगर निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, टाइटेनियम के लिए लिखेंगे x, फिर हम लिखेंगे प्लस, और H2O क्योंकि जीरो ही देगा तो ये तो सब जीरो जाएंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा +3, जो बाहर चार्ज होता है वो हम लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। इसका मतलब हम कह सकते हैं टाइटेनियम जो है +3 स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। अब हमें एक बार जब हमें इसकी ये पता चल गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो फिर हम ये पता लगा लेंगे कि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट, वो होता है 3d2 और 4s2। ये तो होता है टाइटेनियम का, लेकिन हमें निकालना है टाइटेनियम +3 का। +3 का मतलब क्या है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल से गया। तो 3d में 2 थे, इसमें से एक और निकल गया तो बचा 3d1। इसका मतलब d ऑर्बिटल में खाली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वही यहाँ लिखा हुआ भी है कि देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल ऑफ Ti+3 आयन, ठीक। तो अब हम क्या निकालेंगे इसकी, अब हम निकालेंगे सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म, क्योंकि सबसे पहले हमें जैसे ऑर्गल डायग्राम हमने बनाए थे, सबसे पहले एक ऑर्गल डायग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या निकली इसकी 2D। अब ग्राउंड स्टेट टर्म हम कैसे निकालते थे, ग्राउंड स्टेट टर्म भी मैंने आपको निकालना बता रखा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो देखिए बेटा पहले तो ये बात समझ लीजिए अच्छे से कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं कोऑर्डिनेशन के तो फिर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालेंगे। तो 3D था हमारा ऑर्बिटल, तो हमने पहले तो d ऑर्बिटल बना लिए, 5d ऑर्बिटल होते हैं, और इनके स्मॉल m की वैल्यू लिख ली, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखी -1 -2, और फिर हमने दिखाया कि d ऑर्बिटल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने उस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो कर दिया, ठीक। अब इसके लिए हमें अगर हमें टर्म निकालनी है इसकी, तो हम टर्म कैसे, टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s प्लस, जो सिंबल होता है वो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। सिंबल ये वाला होता है। तो इसमें सबसे पहले हम कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे, और कैपिटल L की वैल्यू क्या होती है, जितनी भी m की वैल्यूज होती हैं उन सबको प्लस कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में, और उस ऑर्बिटल के ऊपर m की वैल्यू क्या लिखी हुई है, +2। तो जब कैपिटल L की वैल्यू 2 होगी तो उसके लिए हम सिंबल क्या देंगे, d। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई, जैसे स्मॉल l की वैल्यू निकालते हैं वैसे ही हम कैपिटल L की वैल्यू भी निकालते हैं। तो l की वैल्यू अगर 0 है तो हम s लिखते हैं, अगर 1 है तो हम p लिखते हैं, 2 है तो हम d लिखते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर d लिख दी, सबसे पहले हमने यहाँ l की जगह हमने d लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2s + 1 की वैल्यू के लिए हमें s की वैल्यू चाहिए, और s की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल S की वैल्यू मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो खाली 1 ही है तो हम इसको 1 लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या निकलेगी, हाफ निकल के आएगी। जब s की वैल्यू हाफ निकल के आएगी तो उसे हम 2s + 1 में पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू क्या थी, 1/2 और +1। तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 = हो जाएगा 2। तो यहाँ हम मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 लिख देंगे। तो ये जो हमारा निकल के आ गई, ये हमारी टर्म निकल के आ गई। तो 2D टर्म जो है इसके लिए निकल के आती है। तो इस तरह से हम टर्म निकालते हैं, ये सब मैं अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तो जब इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म निकल के आई, अब क्या होना है, under the influence of octahedral field d orbital splits into T2g and Eg orbitals। तो देखिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ते आए हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हो जाएगा कि रिपल्शन होता है लीगेंड्स और मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच में, और उस रिपल्शन से क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स जो हैं दो ग्रुप्स में टूट जाते हैं। एक होता है हमारा T2g ग्रुप और दूसरा होता है हमारा Eg ग्रुप। तो T2g ग्रुप की एनर्जी कम हो जाती है और Eg की ज़्यादा। ये सब तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। और जैसे हमारे डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक वैसे ही ये जो टर्म है हमारी 2D टर्म, ये भी स्प्लिट हो जाती है। और ये स्प्लिट होती है ग्राउंड स्टेट टर्म में जो
2T2G से शो करते हैं, और एक्साइटेड स्टेट टर्म में जिसको हम 2EG से शो करते हैं। ठीक, तो ये हमारी जो है ग्राउंड स्टेट टर्म है और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट टर्म है। ग्राउंड स्टेट टर्म 2T2G हम क्यों बोल रहे हैं ये सब भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर हम अब डी ऑर्बिटल थे, डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट हुए और डी ऑर्बिटल में हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो T2G ऑर्बिटल ईजी के कंपैरिजन में लोअर एनर्जी है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो कर दिया। अब ये जो पूरी स्टेट हमने दिखाई है इसको हम 2T2G बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपली डीजनरेट है। ट्रिपली डीजनरेट के लिए हम कैपिटल T सिंबल जो है वो यूज करते हैं। ट्रिपली डीजनरेट का क्या मतलब हुआ? ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है इस तरह से दिखा सकते हैं। एक दूसरी कंडीशन और भी हम दिखा सकते हैं, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ भी तो दिखा सकते हैं, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम इन तीनों ऑर्बिटल में दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ऑर्बिटल किस मतलब वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किस ऑर्बिटल में है। तो क्योंकि इसके लिए हमारे पास ये 3 स्टेट यानी 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रिपली डीजनरेट, तीनों की एनर्जी भी एक जैसी है। डीजनरेट का मतलब जब एनर्जी सेम हो, तो ट्रिपली डीजनरेट स्टेट है, इसलिए हम इसको 2T2G से दिखा रहे हैं, मतलब T2G से दिखाते हैं। 2 यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये 2D टर्म से स्प्लिट हुई है और 2D टर्म में जो मल्टीप्लिसिटी है वो तो सेम रहेगी। तो जब 2D टर्म में मल्टीप्लिसिटी 2 थी तो यहाँ पर भी 2 ही रहेगी। ठीक, तो ये तो हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लाइट का एब्जॉर्प्शन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ओ, और ये एनर्जी इसे मिल जाती है विजिबल रीजन से। इसीलिए हमें ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलर्ड दिखाई देते हैं। विजिबल रीजन से अगर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा तो कॉम्प्लेक्सेस का कलर जो है वो कलर्ड आएगा, क्योंकि विजिबल रीजन ही हमारा एक ऐसा रीजन है जो कलर्ड है। ठीक है, अब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और लाइट को एब्जॉर्ब करके ये ऊपर चला गया, तो इसको हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में जाना या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना। इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है इसलिए ये एक्साइट हो गया है, तो इसीलिए हम ये वाली टर्म को मतलब इस वाली स्टेट को हम बोल दे रहे हैं एक्साइटेड स्टेट, और इससे पहले वाले को हम बोल रहे थे ग्राउंड स्टेट। तो ये हमारी होती है डबली डीजनरेट, और डबली डीजनरेट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ई। तो देखिए डबली डीजनरेट कैसे? क्योंकि ये ईजी ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसी वाले ऑर्बिटल में हो सकता है वो दूसरे ऑर्बिटल में हो, तो हम एक और स्टेट इसकी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चाहे ऐसे बना सकते हैं चाहे ऐसे, तो दोनों ही इक्वल एनर्जी की हैं और ये 2 स्टेट है, इसलिए हम इसको डबली डीजनरेट बोलते हैं। उसके लिए हम ईजी सिंबल यूज कर रहे हैं, और क्योंकि ये 2D टर्म से आई है तो मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी, तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको 2 लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर होता है। अब क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक? तो इन ग्राउंड स्टेट द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज वन ऑफ द T2G ऑर्बिटल। ये तो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, वो जो अकेला इलेक्ट्रॉन था D ऑर्बिटल में, वो T2G ऑर्बिटल के कोई भी एक ऑर्बिटल में वो आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन, विजिबल रीजन से लाइट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम T2G टू वन ऑफ द EG ऑर्बिटल। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये T2G से किसी भी एक EG ऑर्बिटल में चला जाता है। फिर इस ट्रांजिशन को हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए ये ट्रांजिशन मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, 2T2G से 2EG की तरफ हो गया, ये एरो बना रखा है, 2T2G से स्टार्ट किया हुआ है और 2EG की तरफ गया है। तो इस ट्रांजिशन से क्या होगा? शुड गिव राइज टू अ सिंगल सिमेट्रिकल एब्जॉर्प्शन बैंड। देखिए हमने क्या पिछली बार ऑर्गल डायग्राम सीखे थे, तो हमने क्या किया था, ये ऑर्गल डायग्राम हमने कुछ ऐसे बनाया था। ये हमारी 2D टर्म थी, ठीक, नीचे हमारी ग्राउंड स्टेट थी 2T2G, और ऊपर हमारी एक्साइटेड स्टेट थी, और हमने दिखाया था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2T2G से 2EG, हमने इसको ऐसे दिखाया था। ठीक है, ऑर्गल डायग्राम जो होते हैं हमारे, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कोरिलेशन डायग्राम होते हैं, ये कोरिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हमने शो किया हुआ है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक सिंगल सिमेट्रिकल एब्जॉर्प्शन बैंड मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बट एक्चुअली एन अनसिमेट्रिकल एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड। मैंने आपको बताया ना सिमेट्रिकल होता, ये ट्रांजिशन इस तरह से हो रहा है, तो हमें एक सिमेट्रिकल बैंड, यानी कि मैं दिखाऊं इस तरह से, ये ऐसे,
ये होता है सिमेट्रिकल बैंड। तो एक सिंगल सिमेट्रिकल बैंड मिलना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। हमें बैंड कैसा मिला? हमें मिला कुछ इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक शोल्डर था, ठीक है, फिर ये ऐसे आया, मतलब इस तरह से यहाँ पर जो ये पोर्शन आया ना, ये एक शोल्डर भी इसमें हमें दिखाई दिया और काफी ब्रॉड बैंड मिला। ब्रॉड बैंड मतलब इसकी चौड़ाई जो थी काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो ये क्यों मिला? तो an unsymmetrical absorption band is observed which appears to be the result of overlapping of more than one absorption band, जिसको देखकर हमें ऐसा लग रहा था इन unsymmetrical absorption band को कि ये एक से ज्यादा absorption band की overlapping हुई है यहाँ पर। तो ये ओवरलैपिंग क्यों होती है या फिर ये हमें अनसिमेट्रिकल एब्जॉर्प्शन बैंड क्यों मिलता है? तो इसका रीजन होता है दिस इज ड्यू टू जैन टेलर डिस्टॉर्शन। इसका सबसे बड़ा रीजन है बेटा कि जैन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब ये जैन टेलर डिस्टॉर्शन से क्यों हमें ये ऐसा एब्जॉर्प्शन बैंड मिला, वही हम इसमें आगे समझेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि देखो बेटा, अगर आपने जैन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आपको वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से आप यहाँ समझ पाएंगे कि क्यों इस तरह से हमें ये जो है देखने को मिल रही है लाइट वगैरह, या बैंड जो है हमारा इस तरह से क्यों ये अनसिमेट्रिकल हुआ। तो देखिए यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन में, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जैन टेलर डिस्टॉर्शन में D1 कॉन्फ़िगरेशन में हमें Z इन डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है एक्सक्यूज मी। देखिए जैन टेलर डिस्टॉर्शन दो तरीके का होता था, टेट्रागनली इलोंगेटेड या फिर टेट्रागनली कंप्रेस्ड। और वो क्या चीज़ थी, अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि देखिए वहाँ पर ये बात बताई थी मैंने आपको, अगर हमारा जो ये T2G ऑर्बिटल है या ये जो G ऑर्बिटल है, अगर ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो हमें जैन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो इसको हम बोल देते हैं कि देखिए जैसे ये है T2G ऑर्बिटल में हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ये एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। सिमेट्रिकली फिल्ड कब होता? जब ये T2G ऑर्बिटल है और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता, तो ये सिमेट्रिकल है ना देखने में। या फिर तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन होते तो भी ये सिमेट्रिकल होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट है ये वाली, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल देते हैं जो जब हमें अनसिमेट्रिकल देखने को मिलता है। अब क्या होगा, अनसिमेट्रिकल जब भी होगा तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, चाहे वो EG ऑर्बिटल हो चाहे T2G ऑर्बिटल हो, वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट में हम देख रहे हैं जैसे T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर भी जाएगा तो ऊपर जाएगा तब भी EG में एक ही रहेगा, तो यानी EG भी हमारा जो है अनसिमेट्रिकली फिल्ड रहेगा, या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट रहेगी, क्योंकि ये भी हमारा जो है अनसिमेट्रिकली फिल्ड हुआ है, ठीक है। तो सिमेट्रिकली फिल्ड कब होता है? ये जब इसमें दोनों में ही दो दो इलेक्ट्रॉन हो, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, या दोनों में ही दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी कभी अनसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं T2G या EG ऑर्बिटल्स, तो हमेशा उसमें जैन टेलर डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलता है। अब D1 में हमारा Z इन डिस्टॉर्शन यानी टेट्रागनली कंप्रेस्ड डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिल रहा है। वो हम कैसे पता लगा रहे हैं? देखो मैंने आपको बताया था कि जैन टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जैन टेलर डिस्टॉर्शन देखते हैं कि भाई ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट है, हमेशा इस स्टेट में मॉलिक्यूल हमारा जो होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, और हर चीज़ क्योंकि स्टेबिलिटी चाहती है तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपनी इस डीजनरेसी को रिमूव करेगा, यानी किसी तरह से डीजनरेसी खत्म हो जाए। अब ये डीजनरेसी कैसे खत्म हो सकती है? तो या तो ये Z इन डिस्टॉर्शन शो करता है या Z आउट। Z इन Z आउट से क्या मतलब है कि जो हमने ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे ही तो बनते हैं, ये हमारी Z एक्सिस है, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस, तो ये ऑक्टाहेड्रल हमारा ज्योमेट्री होती है, ठीक। अब Z आउट डिस्टॉर्शन कब होता है? Z आउट में हमारा जब भी कभी होगा तो ये इस तरह से Z आउट हम दिखाते हैं, यानी हमारे जो Z एक्सिस पर प्रेजेंट लीगेंड है उनका और मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको तो हम बोलते हैं Z आउट डिस्टॉर्शन। अब मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि वो तो फिर बहुत टाइम ले लेगा। और अगर हम Z इन की बात कर रहे हैं तो Z इन में क्या हो जाएगा, Z इन कुछ इस तरह से होता है कि X और Y एक्सिस पर जो लीगेंड प्रेजेंट होते हैं वो दूर चले जाते हैं, वो उनके बीच का डिस्टेंस यानी ये वाले X और Y
यहाँ पर हमारा मेटल एटम है, ठीक है, सेंटर में। मेटल एटम से एक्स और वाई पर प्रेजेंट जो एक्सिस पर प्रेजेंट जो लिगेंड्स है उनका डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो जेड इन में ये वाली एक्सिस समझ लीजिए, ये जो जेड, ये जो इस पर लिगेंड्स है ये थोड़ी छोटी समझ लीजिए, छोटी हो जाती है, और ये एक्स वाई एक्सिस थोड़ी सी बड़ी समझ लीजिए, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहीं पर आकर, क्योंकि जेड इन डिस्टॉर्शन से ही डीजनरेसी जो है वो रिमूव हो पा रही है। अब डीजनरेसी रिमूव कैसे हो पा रही है, देखिए डिस्टॉर्शन हमने जब ये जेड इन दिखाया तो इसमें क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की नीचे हो जाएगी एनर्जी और डी जेड स्क्वायर की ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही टी टू जी ऑर्बिटल भी स्प्लिट होगा। ये जो स्प्लिटिंग हमने दिखाई है ये ईजी ऑर्बिटल की है, ये ईजी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया है। और ये जो स्प्लिटिंग है हमने दिखा रखी है ये टी टू जी ऑर्बिटल की है। टी टू जी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई नीचे चला जाएगा और डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऊपर चले जाएंगे। तो ये जेड इन का होता है, ठीक है। ये जो इस तरह से मैंने बना रखा है कि ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे है या डी जेड स्क्वायर ऊपर है, वो सब आप डिटेल में पढ़िएगा। जैन टेलर डिस्टॉर्शन में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर देखिएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि डीजनरेसी रिमूव कैसे हो रही है, यानी अनसिमेट्रिकल स्टेट से हमें सिमेट्रिकल स्टेट चाहिए। तो देख रहे हैं आप, जैसे ही आप ये ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल ही ऑर्बिटल है और सिंगल ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर तो ये अपने आप में एक सिमेट्रिकल हमें स्टेट मिल गई, या हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट स्टेट मिल गई। तो डीजनरेसी जो है वो रिमूव हो गई। अगर हम ऐसा करते, जैसे कि जेड आउट में क्या होता है, जेड आउट में ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे हो जाती है और डी एक्स वाई की ऊपर चली जाती है। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये दोनों ऑर्बिटल को नीचे दिखा दूं और इसको मैं ऊपर दिखा दूं, और फिर से ये T2G ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन मैं फिल करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो आप देख रहे हैं अभी भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल स्टेट ही रही, पहले भी अनसिमेट्रिकल ही था और अभी भी अनसिमेट्रिकल ही रहा। तो डीजनरेसी तो रिमूव ही नहीं हो पाई, इसीलिए इसमें जेड आउट डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता है, इसमें मिलता है जेड इन डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये तो था जो हमारी यहाँ पर जो मैंने दिखा रखा है, ये पूरा स्टेट हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो कर रहा है, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको शो कर रहा है। फिर इसमें जैन टेलर डिस्टॉर्शन हुआ और उसके बाद जो हमें ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ दिखा रखा है ये जेड इन देखने को मिल रहा है, ठीक है। या हम इसको बोलेंगे कि ये टेट्रागोनली कंप्रेस्ड ज्योमेट्री हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो एक बार मैं इसके जरा ये सारा कुछ रिमूव कर देती हूँ, देखिए, ठीक। तो ये तो थी हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, और यहाँ पर हमारी जेड इन डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक। तो ये पूरी स्प्लिटिंग दिखा रखी है ईजी ऑर्बिटल की, और ये दिखा रखी है T2G ऑर्बिटल की, और फिर हमने लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम वी कैन प्रेडिक्ट दैट फॉर OH क्या मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देयर इज वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द विजिबल रीजन। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ईजी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये VIS का क्या मतलब है, VIS मतलब विजिबल रीजन से इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और सिर्फ हमें ये एक ट्रांजिशन यहाँ पर जो इसमें बना रखा है, एक ट्रांजिशन हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर हम बात करें जेड इन डिस्टॉर्शन की, फॉर टेट्रागोनली कंप्रेस्ड ज्योमेट्री देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द विजिबल रीजन एंड वन इन द IR रीजन। IR मीन्स इंफ्रारेड रीजन। देखिए अब कैसे हमें, यानी कुल मिलाकर 3 हमें ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे जब हम जेड इन डिस्टॉर्शन देखेंगे। तो जेड इन में कैसे, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन DXY में है, तो भाई एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करे और ये इन दोनों में से किसी एक ऑर्बिटल में चला जाए। तो हमें वो ट्रांजिशन हमने यहाँ से इसको ऐसे शो कर रखा है, ठीक है। ये ट्रांजिशन हमें IR रीजन में मिलता है, ठीक है। इसके लिए क्योंकि बहुत कम एनर्जी, देख रहे हैं आप, एनर्जी का डिफरेंस ही बहुत कम है, तो बहुत कम एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी से IR से मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमें IR से मिलता है, IR रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब क्योंकि ये IR रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और IR रीजन में हमें कलर देखने को नहीं मिलता, अब क्योंकि हमारा कलर इसमें पर्पल कलर दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स का, और IR रीजन तो कोई कलर नहीं देगा, तो ये तो हमारे लिए कोई काम का ट्रांजिशन है ही नहीं। तो इस ट्रांजिशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, हो भी रहा है तो होता रहे, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि विजिबल रीजन से लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बाकी के दोनों ट्रांजिशन देखिए, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई कि DXY से ऑर्बिटल जो है DXZ, वो इलेक्ट्रॉन जो है DXZ या DYZ में चला जाए। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी जा सकता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और इसके लिए लाइट ये विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब इन सबके जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की एनर्जी है वो फिक्स है,
ठीक है, उसने कहाँ से एनर्जी की, ये सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि कहाँ से उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब कर सकता है वो, जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाएगा। तो दूसरा ट्रांजिशन हमें यहाँ देखने को मिला। एक और पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है, वो हमें ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है, वो भी विजिबल रीजन से मिल रहा है। तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें विजिबल रीजन में देखने को मिल रहे हैं और एक हमें आई आर रीजन में, और आई आर रीजन का हमारे लिए कोई काम का नहीं, इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब हम बात करेंगे सिर्फ इन दोनों, ये वाले दोनों है ना, ये दोनों ट्रांजिशन की। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि सिंस द टू ट्रांजिशंस इन विजिबल रीजन हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, इन दोनों ट्रांजिशंस के बीच में, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रांजिशन के बीच में क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, तो क्या होगा, देयरफॉर द बैंड्स ओवरलैप वन अनदर। इससे क्या होता है, जब जब एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है तो जो भी बैंड्स हमें मिलते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ, आप समझ लीजिए एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं या एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं आप। एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व, और उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि ओवरलैपिंग वहां बैंड्स की देखने को मिलती है, इसी वजह से हमें यहाँ पर ब्रॉड बैंड देखने को मिलता है। दस द अनरिजॉल्व मतलब जिन बैंड्स को हम अलग ना कर पाए, और सुपर इम्पोज बैंड जो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। द अनरिजॉल्व सुपर इम्पोज बैंड रिजल्ट्स इन एन एसिमेट्रिक एंड ब्रॉड बैंड, और इसी वजह से हमें जो है यहाँ पर एक एसिमेट्रिक और ब्रॉड बैंड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्यों, क्या कारण हुआ वो शोल्डर मिलने का या ब्रॉड बैंड मिलने का या एसिमेट्रिक बैंड मिलने का, वो उसका रीजन हुआ जैन टेलर डिस्टॉर्शन। क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है कि सिर्फ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमें दिख रहा है कि सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है, लेकिन एक्चुअल में एक ट्रांजिशन है नहीं। क्यों, क्योंकि इस D1 कॉन्फ़िगरेशन में हमें हमेशा Z इन डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, और Z इन डिस्टॉर्शन में हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है, जिसमें से एक हमारे काम का नहीं है, लेकिन बाकी दोनों ट्रांजिशन में क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, तो वो बैंड्स जो मिलते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, और उस ओवरलैपिंग की वजह से हमें वहाँ पर ब्रॉड बैंड दिखाई देता है। तो एक तो रीजन हुआ जैन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक। इसके अलावा दो और रीजंस होते हैं। दो और रीजंस क्या है, वो हमारे होते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो द टू एडिशनल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रॉडबैंड आर वाइब्रोनिक कपलिंग एंड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होती है। वाइब्रोनिक कपलिंग का मतलब हुआ कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मेटल लीगेंड बॉन्ड्स आर नॉट रिजिड। मेटल और लीगेंड के बॉन्ड जो हैं बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। रिजिड से मतलब है एक दूसरे से बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि वो हिलेंगे ही नहीं, उनके बीच में वाइब्रेशंस होती हैं। यानी मेटल और वाइब्रेशंस का मतलब जैसे स्प्रिंग वाइब्रेट करता है ना, स्प्रिंग का आप एक एंड खींच दो तो बार बार क्या होगा, दोनों एंड एक दूसरे के पास आएंगे, फिर दोनों एंड एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ऐसे ही मेटल और लीगेंड के बीच में भी वाइब्रेशंस होती हैं। तो एक बार तो क्या होगा, मेटल और लीगेंड एक दूसरे से दूर जाएंगे, और एक बार क्या होगा, मेटल और लीगेंड एक दूसरे के पास आएंगे। तो बार बार ऐसा होता रहता है, बार बार मेटल और लीगेंड दूर जाते रहते हैं, बार बार दोनों एक दूसरे के पास आते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी जब एक दूसरे के दूर पास जाएंगे तो वो उसको हम कहते हैं कि वहां पर वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो मेटल लीगेंड बॉन्ड्स में भी इसी तरह से वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड वाइब्रेशंस अकर साइमल्टेनियसली। तो जब कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स किसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का चले जाना या हायर से लोअर में आ जाना। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और ये वाइब्रेशन साथ साथ होते हैं, मतलब वाइब्रेशंस भी होती हैं और वाइब्रेशंस के दौरान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होते हैं एक्सक्यूज मी, विच आर कॉल्ड वाइब्रोनिक ट्रांजिशन। और ऐसे ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं वाइब्रोनिक ट्रांजिशन, जो वाइब्रेशंस के साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ लीगेंड्स एनर्जी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन चेंजेस। लीगेंड्स के वाइब्रेशंस की वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, व्हेन अ लीगेंड मूव्स टुवर्ड्स द ट्रांजिशन मेटल आयन। जब लीगेंड मेटल के पास आता है, यानी कि ये वाली कंडीशन, ठीक है, जब मेटल लीगेंड के पास में आता है तो जितना पास में आएगा उतना मेटल के डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी तो डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मैंने आपको बताया था ना, ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कि जितना ज़्यादा पास में आएंगे लीगेंड उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, इसलिए डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज करती है। डेल्टा ओ एक्चुअल में क्या है, T2G
और Eg के बीच का एनर्जी डिफरेंस। ठीक, तो अगर लीगेंड मेटल के पास में आए तो डेल्टा ओ जो है ज्यादा हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। और जब व्हेन अ लीगेंड मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रांजिशन मेटल आयन, यानी ये वाली कंडीशन, जब मेटल आयन लीगेंड से दूर हो गए हैं या लीगेंड मेटल आयन से दूर हो गए या दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। तो डिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होगा, क्योंकि लीगेंड दूर चले गए हैं तो अब डेल्टा ओ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी Eg और T2J के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो वाइब्रेशंस के दौरान क्या हो रहा है, डेल्टा ओ की वैल्यू घट और बढ़ रही है, कभी कम हो रही कभी ज्यादा। क्यों हो रही है, क्योंकि मेटल और लीगेंड के बीच का डिस्टेंस घट बढ़ रहा है। और क्यों घट बढ़ रहा है, क्योंकि मेटल और लीगेंड में वाइब्रेशंस देखने को मिल रही है, कभी वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं पास आ रहे हैं, तो ऐसे ही डेल्टा ओ की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, डिक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कॉर्डोन प्रिंसिपल, फ्रैंक कॉर्डोन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन, जितनी देर में एक वाइब्रेशन होती है, यानी आप समझ लीजिए मेटल और लीगेंड के बीच में पास आना या दूर जाना, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि एक वाइब्रेशन हो रही है, उतनी देर में क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अकर, जितनी देर में वो एक दूसरे के पास या दूर जाएंगे उतनी देर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है T2G ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट था जल्दी से ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जल्दी से जाएगा फिर वापस आएगा, जल्दी जाएगा फिर वापस आएगा। तो जितनी देर में ये एक दूसरे के मेटल और लीगेंड एक दूसरे के पास में या दूर में जाएंगे, जितनी देर में एक वाइब्रेशन होगी उतनी देर में बहुत सारे हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं, तो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रॉडबैंड। और जब हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं उसी की वजह से हमें ब्रॉडबैंड देखने को यहाँ पर मिलता है। तो वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से भी हमें ब्रॉडबैंड दिखाई देता है। ठीक, तो एक रीजन ये वाइब्रोनिक कपलिंग भी हो गया। फिर एक और रीजन क्या, रीजन बोल रही हूँ मैं बार बार, रीजन कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ठीक है, अब ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को वैसे तो हम डिटेल में एलएस कपलिंग है आपके यहाँ, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पर फिर भी इसका काफ़ी कुछ तो हम पढ़ ही चुके हैं जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म समझा था। तो इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है, इंटरैक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कैपिटल एल और कैपिटल एस ये जो हैं आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इसी को हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोल देते हैं। तो देखिए हमारे पास 2D टर्म है, 2D टर्म के लिए अगर मैं कैपिटल एल की वैल्यू निकालूं, अभी हमने निकाल के देखी भी थी, एल के लिए एल की वैल्यू निकली थी 2, और हमने कैपिटल एस की वैल्यू भी निकाली थी हाफ। ठीक है, और जब इनमें कपलिंग होगी तो कपलिंग के लिए हम क्या देखते हैं, कैपिटल जे की वैल्यू निकालेंगे एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक चलेंगे, ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो एल की वैल्यू मैंने यहाँ रखी 2 और एस की वैल्यू रखी प्लस हाफ, ऐसे ही यहाँ पर भी ये वैल्यूज रखी, और हम क्या करेंगे 2 एक बार इसको प्लस कर देंगे और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5/2, और मैंने आपको बताया था मैक्सिमम से मिनिमम तक पहुंचने का क्या तरीका है, आप जो भी वैल्यू आई है आपकी मैक्सिमम उसमें से 1 को माइनस करते चले जाइए, तो जब तक कि आप मिनिमम वैल्यू पर ना पहुंच जाएं। तो 5/2 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी तो 3/2 ही तो मिलेगा, बस 3/2 से हमें और कम नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 3, ये जो निकल के आएगी 3/2 ही निकल के आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जे की हमें 2 वैल्यूज मिल रही है। अब जे की 2 वैल्यूज मिलने से क्या हो जाएगा, जे की 2 वैल्यूज मिलने से ये होगा कि हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट्स आएंगी, यानी जो हम टर्म सिर्फ 2D लिख रहे थे वो अब हमारे पास 2 स्टेट्स निकल के आ जाएंगी, जिनकी की 2 डिफरेंट जे की वैल्यूज होंगी, यानी जो टर्म सिंबल्स अब हमारे पास निकल के आएंगे, एक तो निकल के आएगा 2D 5/2 और दूसरा आएगा 2D 3/2, यानी दोनों ही 2D हैं लेकिन जे की वैल्यू डिफर कर रही है। अब जब हमारे पास इस तरह से टर्म सिंबल्स होते हैं, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब अगर इन दोनों में से हमें ये ढूंढना हो कि ग्राउंड स्टेट कौन सी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो जब हमारे पास ये 2 टर्म इस तरह से दी हुई टर्म सिंबल्स दिए हुए हैं और हमें ये पता लगाना हो कि ग्राउंड स्टेट कौन सी है, तो हम सबसे पहले क्या देखते थे, अगर हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स दी हुई हैं तो हमें अगर निकालना है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कैपिटल एल की वैल्यू। तो आप देखेंगे दोनों के लिए ही कैपिटल एल की वैल्यू तो 2 है, क्योंकि दोनों में ही डी टर्म को हमने यूज कर रखा है। अगर दोनों के लिए एल की वैल्यू सेम होती है तो फिर हम देखते हैं
नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं, सॉरी, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हमें देखनी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसके लिए हाई होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों के लिए ही स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 है। तो फिर हम जाएंगे कैपिटल एल की वैल्यू पर, और कैपिटल एल की वैल्यू भी सेम है दोनों के लिए। तो जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो हम जे की वैल्यू देखते हैं, और जे की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होती है वो होती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। ठीक है, दूसरी हमारी फिर एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो इन दोनों में से, क्योंकि लोअर जे क्या है 3/2, तो ये हमारी हो जाएगी 2d 3/2, ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। ठीक, फिर हम दिखाएंगे ये ग्राउंड स्टेट यहाँ दिखाई और एक्साइटेड स्टेट यहाँ दिखाई, एनर्जी ऐसे बढ़ रही है ऊपर को। अब जो हम ऑर्गल डायग्राम बनाते थे खाली 2d का इस तरह से, ठीक है, इतना ऐसे तो बनाते हैं, नीचे हमारी 2t2g टर्म थी और ऊपर ईजी टर्म थी। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गई, क्योंकि दो एनर्जी स्टेट आएंगी तो दोनों की दोनों स्प्लिट होंगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो यहाँ पर हमने दोनों की ही स्प्लिटिंग दिखा दी। ठीक, तो जब ये वाली टर्म स्प्लिट होगी 2d 3/2, तो कैसे स्प्लिट होगी, तो लोअर एनर्जी इसकी क्या होगी 2t2g 3/2, और हायर एनर्जी इसकी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी 2Eg 3/2। ठीक, एक ये टर्म हमने स्प्लिट कर दी। फिर ऐसे ही 2D 5/2 भी तो टर्म स्प्लिट होगी, ये भी हमने स्प्लिट दिखाया, और इसकी भी ग्राउंड स्टेट हमने 2T2G 5/2 लिख दी, और इसकी एक्साइटेड स्टेट हमारी 2Eg 5/2 हो गई। ठीक, अब देखें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ग्राउंड स्टेट में हमारा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन कितने पॉसिबल है। एक ट्रांजिशन तो इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट में है, एक ट्रांजिशन इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट में है, और एक ट्रांजिशन इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट में है। वही हमने यहाँ दिखा रखा है। पहला ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ गया, और तीसरा ट्रांजिशन हमने यहाँ से यहाँ दिखा दिया। तो यहाँ पर हमें 3 ट्रांजिशन देखने को मिल रहे हैं। जो हम 2D में देख रहे थे ना खाली एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, यहाँ देख रहे हैं आप 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर हो सकते हैं, तीनों की पॉसिबिलिटी है। तो 3 बैंड्स में भी ऑब्जर्व। तो जब 3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो हमें 3 बैंड्स जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगे। बट ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी डिफरेंस the 3 absorption bands overlap together showing a broad band। क्योंकि तीनों की एनर्जी में, इन तीनों बैंड्स की एनर्जी में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है, और जब भी एनर्जी डिफरेंस कम होता है हमेशा बैंड्स जो हैं ओवरलैप कर जाते हैं, और इसी ओवरलैपिंग की वजह से हमें एक ब्रॉड बैंड, हमें कोई पीक नहीं मिलती, इस तरह से कोई पीक नहीं मिलती, हमें एक मिलता है ऐसे एक ब्रॉड बैंड। ठीक है, तो ये ब्रॉड बैंड मिलने का रीज़न एक ये भी है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो हमारे पास 3 रीजन की वजह से हमें जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में शोल्डर दिखाई देता है, और शोल्डर तो हमें मिल गया जेन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से। तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो हमें दिख रहा है वो उसका जो कह सकते हैं कि एक सिंगल पीक ना मिलकर एक बैंड जो हमें दिख रहा है, उसका रीजन जो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो गया, वाइब्रोनिक कपलिंग हो गया, और जेन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया। तो इस तरह से हम पूरा जो अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स का, वो हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो आप चाहें तो, अगर आप, मतलब ये तो मैंने काफ़ी सारा वाइब्रोनिक कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, अब हालांकि आपके यहाँ ऐसे सिलेबस में है नहीं कि इसका रीज़न देना चाहिए, कि कंपटीशन लेवल के हिसाब से बताया, तो आप चाहे तो खाली जेन टेलर डिस्टॉर्शन तक भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आगे भी पूरा इसको लिख सकते हैं। तो ये पूरा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम का जो ये कॉम्प्लेक्स था TiH2O6। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।